चलिए, आप सबको नमस्कार। होप सो आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक सीरीज चल रही है कि कभी आपको 10 मिनट में 30 क्वेश्चन, कभी 15 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन। मैं आपके सामने फिजिक्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं 30 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चंस। जी हाँ बच्चा, 30 मिनट में, ठीक 30 मिनट के अंदर हम लगभग पूरी फिजिक्स को रिवाइज कर लेंगे, जिसमें क्या होगा कि आपको एक ओवरऑल जो तरीका है, सेंस है क्वेश्चंस का, वो मिल जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बड़े मजेदार तरीके से, जहां से हर साल पूरी फिजिक्स की बात करें तो 6 से 10 12 तक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल भौतिक राशि है। आपसे पूछा गया है कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है इसके अंदर से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है इसके अंदर से। तो जो समय है वो क्या है, हमारी समय हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी के तौर पर काम करती है। आप जानते हैं कि आपकी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, उनमें से यहां पूछा गया है समय जो है वो हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की अगर एसआई इकाई, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई इकाई है वो मीटर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई इकाई है वो आपके सामने मीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। आपसे पूछा गया है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष 3.26 10⁻⁷ मीटर, 9.46 10⁻15 मीटर, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर और 3.26 इंटू 10⁻15 मीटर। तो प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है बच्चा वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट ऑफ एसआई। इनमें से कौन जो है वो एसआई की मूल इकाई नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो केल्विन है, एम्पियर है, मोल है और न्यूटन है। केल्विन, एम्पियर, मोल, न्यूटन। तो न्यूटन जो इकाई है बच्चा वो नाम पर दी गई इकाई है। तो ये साइंटिस्ट के नाम पर दी जाने वाली इकाइयों में से एक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे कि ऑप्शन डी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि विच ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है। क्या कैंडला होती है, लक्स होती है, ल्यूमेन होती है या वेबर होती है। तो प्रकाश की जो एसआई इकाई है प्रकाश तीव्रता की बचा वो कौन होती है, वो हमारे सामने कैंडला हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करने जा रहा हूं कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है। वेबर है, हेनरी है, टेस्ला है, ओम है। आप जानते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व है वो बराबर होता है बच्चा किसके, टेस्ला के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टेस्ला के बराबर होता है। तो हमारा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, टेस्ला हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपसे पूछा गया है कि ये क्वेश्चन है आपका नंबर 7 क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है। गति, दूरी है, एक्सेलरेशन है, सदिश वेक्टर जिसके अंदर एक दिशा पाई जाती है बच्चा उसको सदिश राशि कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन यहां पर क्या है, जिसके अंदर एक दिशा पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रकृति में सबसे शक्तिशाली मौलिक बल होता है। तो आप यहां पर आंसर देंगे, यहां है गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुंबकीय बल है, दुर्बल नाभिकीय बल है और प्रबल नाभिकीय। क्या पूछा है आप लोगों से, सबसे शक्तिशाली मौलिक बल आपसे पूछा गया है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बच्चा जो न्यूक्लियस के बीच, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज।
विद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो होता है बच्चा न्यूटन पर कूलाम्ब। न्यूटन पर कूलाम्ब जो है वो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक आपके सामने होता है। इसके बाद नंबर 10 क्वेश्चन की बात मैं करता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी कैन बी, किसी वस्तु का जो विस्थापन है वो हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और या सभी। तो सभी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो यहां ऑप्शन कौन रहेगा हमारा? ऑप्शन डी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कहता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? समान गति, वृत्तीय गति में वेग की दिशा होती है। क्या होती है बच्चा वेग की दिशा? त्रिज्या के साथ, या परिपथ की स्पर्श रेखा के साथ, टेंजेंट ऑफ द पाथ, या अभिकेंद्र के विपरीत होती है, या नियत कांस्टेंट होती है। तो यहां पर टेंजेंट पाथ के इक्वल होती है बच्चा, यानी जो पथ के स्पर्श रेखा के साथ साथ देखी जाती है क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बच्चा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स गवर्न बीटा डीके इन रेडियो एक्टिविटी? निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल जो है वो रेडियो धर्मिता में बीटा क्षय को नियंत्रित करने के लिए काम आता है? तो कौन सा काम आता है? जो बीटा डीके होती हैं, बीटा डीके में से बीटा डीके कहां से रिलीज हुई है? न्यूक्लियस से रिलीज हुई है। क्यों रिलीज हो पाई? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स कैसा था? कमजोर था। तो इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा यहां पर? वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारा ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि पृथ्वी की परिक्रमा करती हुई एक उपग्रह की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग क्या कहलाता है? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्लेस अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज कॉल्ड कक्षीय वेग, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाता है। और कितनी होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कितनी होती है अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी। चलिए बच्चा, इसके बाद नंबर 14 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। किसी उपग्रह का जो कक्षीय वेग है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उपग्रह के द्रव्यमान पर कक्षीय वेग कभी भी निर्भर नहीं करेगा। यह हमारा आंसर है बच्चा, द मास ऑफ सैटेलाइट। किस पर? द मास ऑफ सैटेलाइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? वृत्तीय गति में केंद्राभिमुख बल दिशा, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज, कहां होता है बच्चा? इनसाइड। किसके इनसाइड? टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होता है। तो ऑप्शन यहां पर केंद्र की ओर हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपके सामने? स्वतंत्र रूप से गिरती हुई लिफ्ट में भीतर व्यक्ति को अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? एकदम से लिफ्ट गिर जाएगी तो इंसान जो है वो भारहीन हो जाता है। तो ऑप्शन कौन हो गया? वेटलेसनेस, यानी भारहीनता जो है फील होने लग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूटन का पहला गति का नियम किसे परिभाषित करता है? तो न्यूटन का जो पहला गति का नियम है बच्चा वो बाहर से लगने वाले एक फोर्स के बारे में यहां पर बताने का काम करता है। तो ऑप्शन कौन है? ऑप्शन ए, यानी फोर्स के बारे में न्यूटन का पहला नियम डिफाइन करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे सामने 17th नंबर क्वेश्चन था। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कौन सी भौतिक राशि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को परिभाषित करती है? तो कौन सी भौतिक राशि बच्चा मोमेंटम करती है? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो आपसे पूछा गया है कि विच फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो कौन करती है मास एंड वेलोसिटी को बच्चा? हमारे सामने संवेग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो कौन सा नियम है बच्चा? न्यूटन का तीसरा नियम इस बात को कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। चलिए बच्चा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? एक रॉकेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होता है तो किस न्यूटन के नियम का उपयोग वहां पर किया जाता है? तो संवेग का जो संरक्षण का नियम है या न्यूटन का तीसरा नियम है। जब उसको जो फ्यूल बर्न होता है, थ्रस्ट निकलता है जिसके कारण रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन कौन हो गया हमारा? ऑप्शन जो है
यहां पर तीसरा और नियम और संवेग संरक्षण का नियम हमारा आंसर हो गया। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। गेंद पकड़ते समय हाथ को पीछे की तरफ खींचने में कम क्या होता है? तो अगर जब गेंद को पकड़ा जाता है तो बल कम हो जाता है बच्चा, बल यानी फोर्स एक्सपीरियंस्ड, तो अनुभव किया हुआ बल जो है वो हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करते हैं। तो 22 में क्या कहा गया है कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या प्रदान करता है? तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या प्रदान करता है? बल का परिमाण प्रदान करता है। तो ऑप्शन कौन हो जाता है हमारे सामने? ऑप्शन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। एक कराटे खिलाड़ी एक ही वार में टाइल को तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? कराटे खिलाड़ी इसलिए तोड़ता है क्योंकि उसके प्रभाव का समय कम होता है, जिसके नाते क्या हो जाता है? बल बढ़ जाता है। तो ऑप्शन यहां पर क्या हो गया हमारा कि प्रभाव का समय कम होता है, क्वेश्चन नंबर 23 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि लाइट इज अनअफेक्टेड। आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 23 था। क्वेश्चन नंबर 24, लाइट इज अनअफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसका प्रकाश समय किसका प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, या दोनों का, या ग्रेविटेशन का? देखिए बच्चा, दोनों की बात है यहां पर, ठीक है, दोनों का। इसलिए ऑप्शन कौन करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन सी हमारे यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की मैं बात कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स एग्जिबिट बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज? साउंड, लाइट, वाटर, और या फिर आपसे पूछा गया है एक्सरे, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाए। तो लाइट एक ऐसी चीज है बच्चा जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। प्रकाश, निम्नलिखित में से तरंगे जो देख प्रकाश है या कण है, दोनों के गुण रखती है। तरंग और कण के गुण जो है वो रखे जाते हैं बच्चा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। द विच कलर ऑफ विजिबल लाइट हैज द लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स when passing through a prism? जब प्रिज्म में से गुजरते समय एक दृश्यमान प्रकाश का कौन सा रंग न्यूनतम अपवर्तनांक रखता है? आपसे यह पूछा गया है। तो रेड कलर है वो न्यूनतम अपवर्तनांक रखता है बच्चा। इसके बाद 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि श्वेत प्रकाश के किस घटक का प्रिज्म में गुजरते समय सबसे अधिक अपवर्तन होता है? प्रिज्म में गुजरते समय जिसका नंबर सबसे नीचे, तो विबग्योर को आप ऐसे पढ़ते थे, तो जिसका नंबर सबसे नीचे रहा वो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो ऑप्शन यहां पर बैंगनी हो जाता है। इसके बाद 28वें क्वेश्चन की बात करता हूं। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा? द अपीयरेंट सेलोनेस ऑफ स्विमिंग पूल इज ड्यू टू। एक तैराकी पूल में प्रतीत आंशिक गहराई किसके कारण होती है? तो आंशिक गहराई किसके कारण होती है? रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वैक्यूम के अंदर लाइट ट्रेवल करती है किस स्पीड से? तो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से बचा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? अ क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज विच ट्रांजिशन ऑफ द मीडियम। क्रांतिक कोण किस माध्यम परिवर्तन के लिए परिभाषित किया जाता है? तो कब है बच्चा? सघन से जब विरल की तरफ जाते हैं तब हमारा क्रांतिक कोण की परिभाषा हमारे सामने आती है, जब सघन से विरल की तरफ जाते हैं, क्योंकि तभी क्या होता है, जब क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है तो TIR हमारे सामने बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की मैं बात कर रहा हूं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 31 में विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स विल अ रेड रोज अपीयर अंडर ग्रीन लाइट? तो कैसा दिखाई देगा अगर रेड रोज के ऊपर ग्रीन लाइट आ जाए? तो काला दिखाई देता है बच्चा। निम्नलिखित में से कौन से रंग में एक लाल गुलाब हरे प्रकाश के नीचे कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा बच्चा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? विच ऑप्टिकल फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी प्रकाशीय घटना उत्तरदायी होती है? तो हमारे सामने कौन सी? रिफ्रैक्शन जो है, अपवर्तन। रिफ्रैक्शन जो है बच्चा अपवर्तन। यहां ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन रिफ्रैक्शन हमारा यहां पर आंसर होगा, ठीक है। तो इसको मैं इधर भी मैंने अलग बता दिया, इधर भी अलग बता दिया बच्चा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलता हूं बच्चा। द कनकेव मिरर द फोकल लेंथ इज। कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कैसा होता है?
कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो हाफ होता है। किसके हाफ होता है बच्चा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है, यानी वक्रता की त्रिज्या का आधा होता है, वक्रता की त्रिज्या का आधा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है बच्चा कि इफ हाफ ऑफ द मिरर इज कवर्ड द इमेज फॉर्म्ड इज, यदि एक दर्पण का आधा भाग ढका हो तो बनने वाली छवि क्या होती है? तो बनने वाली छवि क्या होती है बच्चा? फुल होती है और डिमिन्स्ड होती है, मंद होती है, यदि आधा हो तो बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? चलिए आइए बात करते हैं। अ कन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, एक उत्तल लेंस हमेशा आभासी छवि बनाता है। क्यों बनाता है बच्चा? क्योंकि उत्तल लेंस में जो आभासी छवि कब बनेगी? जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपकी जो है ऑब्जेक्ट रखा जाए। कब, कहां रखा जाए बच्चा? एफ और मुख्य अक्ष के पास रखा जाए तो हमेशा आभासी छवि ये बनाएगा बच्चा। इसके बाद अगले क्वेश्चन यानी 36वें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग चलते हैं। द स्पीड ऑफ इमेज फॉर्म्ड प्लेन मिरर, एक समतल दर्पण द्वारा बनी जो छवि है की गति क्या होती है? क्या गति सेम रहती है? 2 टाइम से ऑब्जेक्ट में हो जाती है। देखो समतल दर्पण में जब आप जा रहे हो तो उसकी गति डबल हो जाती है बच्चा, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से वस्तु की गति 2 गुना तक हो जाती है। तो हमारा यहां पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहां पर वस्तु की गति का 2 गुना हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या कहता है? अ रियर व्यू मिरर जो होते हैं, साइड जो मिरर होते हैं, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज, पिछले दृश्य दर्पणों में किस प्रकार का दर्पण जो है यूज किया जाता है? कन्वेक्स यूज किया जाता है, प्लेन या कनकेव, प्लेन, कन्वेक्स या सिलिंड्रिकल? तो हमारे सामने जो यूज किया जाता है बच्चा, कौन सा यूज किया जाता है? उत्तल यूज किया जाता है, कन्वेक्स यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहां पर उत्तल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। तो 38 क्या कहता है बच्चा? पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस कैसी होगी? कन्वेक्स जो सॉरी कनकेव लेंस, अवतल लेंस की जो शक्ति है वो कैसी होती है? तो अवतल लेंस की जो शक्ति है बच्चा वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो ऑप्शन यहां नेगेटिव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण में एक वास्तविक और अत्यधिक आवर्धित छवि बनती है। तो जब वस्तु रखी जाती है, कहां रखी जाती है? जब वस्तु को आप एफ पर रखते हो यानी फोकस पर रखते हो तो आपकी जो इमेज है वो रियल और हाईली एनलार्ज बनती है, क्योंकि इंफिनिटी तक चली जाती है बच्चा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने नंबर 40 क्वेश्चन, कि which reference in human eyes function in iris to maintain the shape of eyeball, focus light in the retina, control the amount of light entire the eye और generate electric signal। नेत्र गोलक का आकार बनाए रखता है, उसके बाद रेटिना का प्रकाश को फोकस कराता है, नेत्र को प्रवेश करने में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, आइरिस नियंत्रित करने का काम करता है। तो ऑप्शन कौन हो गया बच्चा? ऑप्शन सी हमारे सामने यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति का जो नेत्र, मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो सामान्य व्यक्ति में 25 सेंटीमीटर के अंदर जो मिनिमम जो है दूरी कितनी होनी चाहिए देखने के लिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं बच्चा। 42 क्या कहता है? द फंक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स, जो सिलेरी मसल्स है उनका फंक्शन, काम क्या है बच्चा? जो हमारी आंख में मिलने वाला लेंस है उसको एडजस्ट करना। तो हमारी आंख के अंदर जो मिलने वाला लेंस है उसको एडजस्ट करने का काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। 43 क्या कहता है कि द आई डिफेक्ट इन विच इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स इन द फ्रंट ऑफ रेटिना इज कॉल्ड, वह नेत्र दोष जिसमें दूर की वस्तु की छवि रेटिना के सामने बनती है क्या कहलाता है? उसको कहते हैं बच्चा मायोपिया। जब सामने बनने लग जाए तो क्या बनता है बच्चा? मायोपिया लगता है। तो कनकेव लेंस लगा करके इसको ठीक किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। 44 कहता है कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स, मानव नेत्र का वह भाग जिसमें प्रकाश संवेदक कोशिकाएं होती हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको रेटिना
रेटिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज करेक्टेड यूजिंग अ सिलिंड्रिकल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र दोष बेलनाकार लेंस से ठीक किया जाता है? आपसे यह पूछा गया है। मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, सिलिंड्रिकल लेंस लगता है बच्चा एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म होता है जब चीजें धुंधली दिखने लग जाएं, एक ही चीज आधी कहीं से धुंधली दिखेगी, आधी साफ दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है बच्चा? A person using a lens power 3D is most likely suffering from 3D शक्ति का जो लेंस है उपयोग करने वाले व्यक्ति सबसे अधिक संभावनाओं से पीड़ित होते हैं। किस संभावनाओं से पीड़ित होते हैं बच्चा? मायोपिया जैसी संभावनाओं से पीड़ित हो जाते हैं। किस संभावना से? मायोपिया जैसी। इसके बाद विच आई फ्लूइड लाइज बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। कौन सा जो है पाया जाता है बच्चा? कौन सा नेत्र तरल कॉर्निया और लेंस के बीच स्थित होता है? तो एक्वस ह्यूमर जो है बच्चा वो हमारे पास पाया जाता है, हमारी आंख नेत्र में कॉर्निया और किसके बीच? लेंस के बीच। इसके बाद बात करते हैं बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर 47 का डिस्कशन किया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उच्च तापमान पर आवेशित कण जिसमें होते हैं प्लाज्मा, गैस, द्रव और या फिर आपसे पूछा गया है बीईसी, तो किसमें बच्चा आवेशित? उच्च तापमान के अंदर प्लाज्मा में होते हैं बच्चा। इसके बाद 49 क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो मोमबत्ती का जलना जो है वो भौतिक परिवर्तन नहीं होता। मोम का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन होता है, ना कि मोमबत्ती का जलना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल गैसों में नगण्य होता है लेकिन ठोस में अधिकतम पाया जाता है? तो कोहेसिव फोर्स जो है बच्चा वो पाया जाता है ठोस के अंदर ज्यादा और गैसों में बिल्कुल नगण्य होता है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? 51 कहता है कि केशिका नली में जल ऊपर चढ़ता है। क्यों चढ़ता है बच्चा? क्योंकि दोनों बल इसके अंदर पाए जाते हैं, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों पाए जाते हैं, इस वजह से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस द्रव का पृष्ठ तनाव सबसे कम होगा? तो किस द्रव का सबसे कम होगा बच्चा? साबुन के घोल का। इसलिए साबुन को मिलाया जाता है ताकि कपड़े धुल जाएं, पृष्ठ तनाव उसका कम हो। इसके बाद 53 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा? कि बर्नौली के प्रमेय में दवाई के द्रव की इकाई आयतन की कुल ऊर्जा में सम्मिलित होते हैं। इन बर्नौली थ्योरम टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंक्लूड्स। तो टोटल वॉल्यूम जो इंक्लूड होते हैं कौन कौन? प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो कौन कौन बचा? दाब हो गया, गतिज हो गया और स्थितिज ऊर्जा जो है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? चलिए बात कर लेते हैं कि किस द्रव के प्रवाह को रेखीय कहा जाता है? इन द फ्लूइड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। तो किस द्रव के प्रवाह को कहा जाता है बच्चा? किसी बिंदु पर जो वेग समय के साथ स्थिर होता है उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहां पर कि किसी बिंदु पर या वेलोसिटी ऑफ एट अ पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर टाइम, तो ऑप्शन यहां पर हमारा सी हो जाता है। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं बच्चा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रवों में दाब से संबंध सही है? द्रवों में जो दाब से संबंध सही है कि द्रव जो है वो एक दिशा में क्षैतिज तल पर सभी बिंदुओं में समान होता है, यही तो पास्कल का कहना था। तो ऑप्शन यहां पर ये हो जाता है बच्चा, ठीक है। इट इज द सेम एट ऑल पॉइंट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल बच्चा। कौन सा सिद्धांत यह समझाता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक प्रभावी रूप से कैसे कार्य करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर यहां 56 में आपसे यहां डिस्कशन कर रहा हूं। कौन से करते हैं बच्चा? कौन सा? पास्कल का नियम ये बात समझाने का काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु को द्रव में डुबो देगी? कब डुबो देगी बच्चा? जब भार ज्यादा हो जाएगा। किससे? उत्प्लावन बल से, जो बायन्स फोर्स होता है उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो डूब जाएगी बच्चा। इसके बाद 59 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसों में प्रभाव नहीं करेगा? तो कौन बच्चा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द प्रेशर इन अ गैस?
कौन? शेप ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का शेप यानी पात्र का आकार कैसा भी हो वो प्रभाव नहीं करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या है बच्चा, पानी अधिक तापमान पर उबलता है, ठीक है, इसलिए जो है प्रेशर कुकर के अंदर वाटर बॉयल होता है हाई टेंपरेचर पर, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो एक मछली पानी के ऊपर और नीचे कैसे चलती है? अ फिश मूव अप एंड डाउन इन वाटर। किस कारण चलती है बच्चा? क्योंकि वो अपने ऊपर आना नीचे आना ये किससे संबंधित है? उसके घनत्व से संबंधित है, तो वो अपना घनत्व बदल लेती है जिसके कारण वो चलती है बच्चा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं बच्चा। 62 क्या कहता है कि कौन सा बल जो समझाता है कि एक कील तेज होने पर दीवार में आसानी से घुस जाएगी? मतलब तेज होने का मतलब यहां पर यह है कि तीखी होने पर, पैनी होने पर आगे से कौन सी? तो विच फोर्स एक्सप्लेन वायर एंड नेल्स इंटर इजली व्हेन द शार्प। तो ये कौन सा बल समझाता है बच्चा कि कम क्षेत्रफल पर हमेशा क्या लगता है? ज्यादा दाब लगता है। तो इसको कौन समझाने का काम करता है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग के संचरण के माध्यम की आवश्यकता किसके लिए नहीं होती है बच्चा? तो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहां ऑप्शन जो देखा गया, क्योंकि प्रकाश के लिए नहीं है, गामा नहीं है, एक्सरे नहीं है, तो ध्वनि के लिए यहां पर आवश्यकता होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। इन ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार से दोलन करते हैं? तो किस प्रकार? परपेंडिकुलर दोलन करते हैं बच्चा। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग होती है तो अनुप्रस्थ ऐसे चलती हैं, तो परपेंडिकुलर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो साउंड क्या है? साउंड एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ऑप्शन यहां पर हमारा ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की गति लगभग कितनी होती है? तो निर्वात उतनी ही होती है बच्चा जितना हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है। इसके ये हमारा यहां पर आंसर आ जाता है। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा को कौन सा तरंग गुण निर्धारित करने का काम करता है? तो कौन करता है बच्चा? एम्पलीट्यूड, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो कौन करता है? जो फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति, विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा के गुण को निर्धारित करता है। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द क्वांटिटी दैट इंडिकेट्स the position and direction of motion of vibrating particle is called। एक वह परिमाण जो कंपन करने वाले कण की स्थिति या गति की दिशा को इंगित करता है, तो कौन करता है बच्चा? कि वो किस फेज के अंदर, किस चरण के अंदर वो गई है बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक रिलेशन बिटवीन द स्पीड, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में, स्पीड है जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होता है बच्चा? कि v बराबर है यहां पर म्यू, ये न्यू फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है बच्चा। इसके बाद है बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयाम के सही रूप में परिभाषित करता है? कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो एम्पलीट्यूड को, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चा? एम्पलीट्यूड इस हाइट को कहा जाता है। तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेस हुआ है किसका? इक्विलिब्रियम पोजीशन से, उसको क्या कहा जाता है बच्चा? उसको कहा जाता है आपका आयाम कहा जाता है, कि कितना वो डिस्प्लेस हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का था 70th क्वेश्चन और अब हम बात कर रहे हैं 71st क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है कि एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जी हां। एक्सरे क्या डिस्कवर किया था बच्चा? रोंटेंजन ने डिस्कवर किया था। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाती है कि एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्सरे की खोज रोंटेंजन नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग। विच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव allow them to travel in vacuum। विद्युत चुंबकीय तरंगों की कौन सी विशेषता उसे निर्वात में चलने की अनुमति देती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या पाया जाता है बच्चा? फोटोन पाया जाता है।
क्यों? क्योंकि फोटोन आधारित प्रकृति होती है, इसीलिए वो चल पाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डबल्ड एंड वेवलेंथ इज हाफ्ड, तो क्या होगा? अगर फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया जाए बच्चा, आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए और तरंग दैर्ध्य को आधा कर दिया जाए, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी समान रहेगी ऐसी कंडीशन के अंदर। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉमनली यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो कौन सी यूज की जाती है? रेडियो वेव को हम लोग जो उपग्रह संचार के साथ जो हम लोग अपने यहां अर्थ पर उनको कंट्रोल करते हैं, तो उसके लिए कौन होती है बच्चा? रेडियो वेव। इसके बाद 75 पर चलते हैं। 75 क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज यूज्ड टू फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटनिंग, तो हम फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटिंग को, इसको फिनोमिनन को क्या कहते हैं? प्रतिदीप्ति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वो घटना है बच्चा जो फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो हमारी ट्यूब होती हैं, इनमें लाइटनिंग के लिए काम आता है? इसका क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 76 कहता है विच सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी बच्चा किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा। क्वेश्चन 77 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस, तो इनमें से किसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन होता है, यानी धनावेशित विकिरण होती है, तो अल्फा के अंदर पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है बच्चा? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति के बारे में पूछा गया है। सरल आवर्त गति क्या होती है बच्चा? विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है बच्चा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर को डॉप्ड किया जाता है ट्राईवैलेंट, तो किसको डॉप किया जाता है? पी टाइप को डॉप किया जाता है, यानी सिलिकॉन के साथ ट्राईवैलेंट यानी एल्यूमिनियम को मिला दिया जाता है। अर्धचालक के बारे में आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं बच्चा। द ट्रांजिस्टर इज मेड अप फ्रॉम द टाइप ऑफ मटेरियल, ट्रांजिस्टर किस प्रकार की सामग्री से बना होता है? तो ट्रांजिस्टर बनना होता है सेमी कंडक्टर से, यानी अर्धचालकों से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात अगर करें, विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल टू रीजन रेडियो ट्यूनिंग, रेडियो ट्यूनिंग अनुनाद के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार होता है? तो रेडियो सुसंगत आवृत्ति जिम्मेदार होती है, यानी मैचिंग फ्रीक्वेंसीज के लिए जिम्मेदार होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पेंडुलम क्लॉक, निम्नलिखित में से विकल्प पेंडुलम घड़ी पर तापमान के प्रभाव से सही ढंग से दर्शाने का काम करता है, तो कौन करता है बच्चा? कि गर्म मौसम में भी घड़ी जो है वो धीमी चलती है। क्या दर्शाता है कि गर्म मौसम के अंदर जो हमारी घड़ी होगी पेंडुलम के अंदर, वो कैसी चलेगी बच्चा? धीमी चलती है, ये इफेक्ट पड़ता है। ये क्वेश्चन था आपके पास, 82 क्वेश्चन था। 83 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है बच्चा? द विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज, तो किसके अंदर होती है? अल्ट्रासोनिक प्रासर, यानी किसकी तरंग जो है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, तो प्रासर तरंग की बचा। इसके बाद 84 की बात करते हैं। द मैक नंबर ऑफ रेडियो स्पीड ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ, मैक संख्या किसी वस्तु की गति और किसकी गति के अनुभव को अनुपात को दर्शाने का काम करती है, तो एक ही माध्यम में जो ध्वनि के साथ गति अनुपात को दर्शाने का ये काम करती है बच्चा। इसके बाद क्वेश्चन 85 की बात करते हैं। 85 क्या कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज यूनिट साउंड इंटेंसिटी, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तीव्रता की इकाई है, तो कौन है बच्चा? वाट पर वर्ग मीटर, ये हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद चलते हैं बच्चा 86 नंबर क्वेश्चन पर। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होगी, तो ध्वनि की गति किस पर बच्चा? सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर उसके बाद लिक्विड में होती है, फिर उसके बाद गैस में होती है। ठीक है, तो यहां कॉपर हमारा आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 की मैं बात करता हूं कि विच फिनोमिनन एक्सप्लेन द बेंडिंग ऑफ साउंड वेव अराउंड अ बैरियर, ध्वनि तरंगों में किसी अवरोध के चारों ओर मुड़ने की प्रक्रिया को कौन सा प्रभाव समझाता है, तो कौन सा बच्चा? डिफ्रैक्शन समझाता है, जब ध्वनि मुड़ जाती है किसी भी
विवर्तन यानी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? 88 कहता है विच इंस्ट्रूमेंट यूज अल्ट्रासोनिक वेव डेप्थ मेजरमेंट इन सीज। समुद्र की गहराई मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किसका किया जाता है बच्चा? सोनार का किया जाता है। साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग का उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 89 की तरफ। when a jet moves faster than the speed of sound is produced, एक जेट ध्वनि की गति से अधिक चलता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? उसके अंदर उत्पन्न होती है बच्चा शॉक वेव्स, झटका तरंग जो है वो इसके अंदर बनती है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है 90 नंबर, साउंड इंटेंसिटी किसके इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चा? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स के इक्वल, यानी स्रोत से दूरी के वर्ग के साथ। तो हमारे यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है बच्चा। इसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 91 क्या कहता है कि विच फैक्टर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस कांस्टेंट टेम्परेचर। स्थिर तापमान पर गैस में ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किस कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बच्चा? प्रेशर के ऊपर वो कोई प्रभाव नहीं आने देती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? साउंड इंटेंसिटी वेरीज करती है इनवर्सली विद किसके इनवर्सली होती है? ये क्वेश्चन हम फिर से देख रहे हैं, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 पर चलते हैं बच्चा। 3 रजिस्टर है, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज के अंदर, तो हमारे वो किसके इक्वल होंगे? 6 4 10 और 2 12, तो 12 ओम के इक्वल ये हो जाएंगे बच्चा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है हमारे सामने? द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। क्या पैरेलल के अंदर क्या होता है? इंटेंसिटी चेंज होती है, यानी विद्युत धारा आई की वैल्यू चेंज होती है, बाकी वोल्टेज क्या रहेगा इसके अंदर? समान रहती है, तो इक्वल रहेगी बच्चा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है कि विच मटेरियल इज यूज्ड टू फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो टंगस्टन को यूज किया जाता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट के लिए। किसका पदार्थ का? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? इन विच अरेंजमेंट डू रजिस्टर्स हैव सेम करंट। आप कैसे जोड़ो जब आई की वैल्यू सेम रहे? तो श्रेणी में जोड़ने पर क्या रहता है बच्चा? आई की वैल्यू इक्वल रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है अ बॉडी डेवलप इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन। बॉडी कब इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप करती है? कि जब वहां पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जब बॉडी चार्ज डेवलप करती है तो देयर इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही चार्ज के बारे में बातें की जाती हैं बच्चा। इसके बाद द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीज। रेजिस्टेंस ऑफ वायर जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब किसी भी वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है बच्चा, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 97 था, ये क्वेश्चन नंबर 98 का डिस्कशन हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, और तो कौन है इसके अंदर से? फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है बच्चा। तो ये क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में बातें हुई। ये क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है। अ टेम्परेचर दैट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेट। तो क्यूरी टेम्परेचर एक वो तापमान होता है जब हमारा टेम्परेचर यानी जो फेरोमैग्नेटिक है मटीरियल है वो किसके अंदर बदल जाता है? पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है। ये 101 क्वेश्चन है बच्चा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ टू द हॉरिजेंटल फील्ड, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्षैतिज रेखाओं के साथ एक कोण पर झुकती है। इस कोण को क्या कहा जाता है? इसको झुकाव या डिप कहा जाता है बच्चा। डिप या इंक्लाइनेशन आप लोग कह सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है अ मैग्नेट प्लेस नियर अ सॉफ्ट आयरन पीस मेक एक्ट लाइक अ मैग्नेट, दिस इज ड्यू टू किसकी वजह से? मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। एक चुंबक में एक सॉफ्ट आयरन टुकड़े के पास रखने पर क्या हो जाता है बच्चा? चुंबकीय प्रेरण के कारण उसमें देखने को मिलता है। तो ये आज फिजिक्स के एमसीक्यूज को लेकर के मैंने डिस्कशन किया है। थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन था क्योंकि क्वेश्चन बहुत जल्दी में आप लोगों से डिस्कशन करने थे। तो इसके बाद हम लोग बताइएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट की डिमांड है, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, फिर हम आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।